Hello 8th class, I'm Isha Bhardwaj, your SST teacher. So students, today we will do chapter 8 of history. When, where and how. In this chapter, we will learn about colonization of India. So this is first part of this video. So let me tell you first what is colonization. The country which is ruled by another country is called a colony of the latter, while the country that rules is called the imperialist country. वो देश जिस पे अन्य दूसरा देश आकर राज करता है और उसे अपनी कॉलोनी बनाता है, उस देश को कहते हैं कॉलोनी ऑफ द लैटर, और जो रूल करता है उस कंट्री पे उसे कहते हैं इंपीरियलिस्ट कंट्री. सो स्टूडेंट्स, इसमें क्लोनाइजेशन में मेन पर्पस क्लोनाइजेशन का क्या होता है? इंपीरियलिस्ट कंट्री का जो रूलिंग कंट्री होती है कि जो लैटर कंट्री है जिसे उसे अपनी कॉलोनी बनाया है उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके अपनी कंट्री का इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ा सके और उस कॉलोनी की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करे. ओके, नाउ वी विल स्टडी क्लोनाइजेशन ऑफ इंडिया. इंडिया में क्लोनाइजेशन कब आया? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, the country came to be divided into a number of political units under the control of local rulers. मुगल्स के डिक्लाइन के बाद कंट्री काफ़ी भागों में बट गई, कुछ पॉलिटिकल यूनिट्स में, और जो लोकल रूलर्स थे वहाँ उस समय के उनके अंडर आ गई. यूरोपियंस फ्रॉम नेशंस सच एज ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्टुगल एंड नीदरलैंड्स had entered India as traders and had established their trading ports. जो यूरोपियन नेशन से कुछ देश आए जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्टुगल और नीदरलैंड्स, इन लोगों ने इंडिया में एंटर किया व्यापार करने के लिए. अपने ट्रेडिंग पोर्ट्स उन्होंने वहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिए. द इंग्लिश एंड द फ्रेंच कंपनीज सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एस्टैब्लिशिंग अ पोलिटिकल एंड टेरिटोरियल फ्यूचर इन इंडिया. अब जो इंग्लिश और जो फ्रेंच लोग थे उन्हें इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, राजनीति, अपनी राजनीतिक और अपनी जो बाउंड्रीज है, सीमाएं हैं देश की, उसे बढ़ाने के लिए उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया में. एंड दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी विच एंडेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन. ये कारण बना ट्रेड एस्टेब्लिशमेंट का, इंडिया फ्रेंच और ब्रिटेन में दुश्मनी का, और इन दोनों के बीच लड़ाई हुई और इसमें ब्रिटेन जीता. आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सीड इन एस्टैब्लिशिंग इट्स कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड. एक लंबे संघर्ष के बाद जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सक्सेसफुल हुई इंडिया में अपने व्यापार को कंट्रोल करने में. After establishing its control over trade with India, the East India Company occupied Bengal in 1757. 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पे अपना पूरा अधिकार कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद से इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज बन गया और उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना ली. ओके, सो इट इज़ कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया में कॉलोनाइजेशन कब और कैसे आया. नाउ वी विल डू इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल मेजर डेवलपमेंट्स, कि इंडिया का कॉलोनियल रूल के अंडर आने के बाद कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई, कौन कौन से चेंजेस हुए. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चेंजेस इज कल्चरल चेंजेस. Several aspects of Indian culture, art, architecture, language, literature, etc. witnessed considerable changes during this period. Colonial architecture was characterized by a combination of Indian and European styles. Similarly, in the area of art, the Mongol school is a good example where Indian themes were expressed through Western styles. In the area of literature, music, dance, film and theatre
also several new trends emerged. इंडियन कल्चर में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर, इन सब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर था उसमें एक कॉम्बिनेशन बना इंडियन और यूरोपियन स्टाइल का, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उभर कर सामने आया। और उसके साथ ही जो आर्ट का एरिया है उसमें भी इंडियन थीम को वेस्टर्न स्टाइल में रिप्रेजेंट किया जाने लगा। और लिटरेचर, म्यूज़िक और डांस, फिल्म, थिएटर, बहुत सारे इसके अंदर न्यू ट्रेंड्स एमर्ज किए गए, जिससे कल्चरल चेंजेस बहुत अच्छे हुए, पॉजिटिव वे में हुए। आफ्टर दिस सेकेंड पॉइंट इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, the establishment of the British Indian Empire marked the most significant political change during the colonial period. ब्रिटिश एम्पायर जब इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, उसने जो राजनीतिक चेंजेस हुए उनको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्थान दिया है। इन 1757 द होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एंड स्मॉल किंगडम। 1757 में जितने भी इंडिया के छोटे छोटे राज्य थे वो छोटे छोटे राज्यों में बट गए, और 190 ईयर्स, पूरे 190 साल ब्रिटिश ने राज किया हमारे इंडिया में। रूल किया उसने, इनडायरेक्ट रूल किया। जितने भी राज्य थे जिस पे ब्रिटिश रूल करती थी उन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहा जाने लगा 1857 तक। और 1857 के बाद जो ब्रिटिश क्राउन था उसने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया इंडिया के ऊपर, पूरा का पूरा उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित। सो नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज सोशल चेंजेस। Some of the important social changes that took place during this period were around the issues of caste system, tribal societies, and treatment meted out to women. अब इस दौरान हमारे देश में बहुत सारे सामाजिक चेंजेस भी आए, जैसे कि जाति पाति, जो आदिवासी लोग थे और जो औरतों के साथ जो बुरा व्यवहार किया जाता था, इन सब चीज़ों में भी काफ़ी सुधार किया गया। बहुत सारी कुप्रथाएं थी जो कुछ हमारे भारतीय समाज सुधारकों ने मिलकर और ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है, उन्होंने उस कुप्रथाओं को समाप्त करने में काफ़ी मदद की। तो हमारे वो समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, दयाबंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और भी बहुत सब थे। इन सब लोगों ने लेजिस्लेशंस पास करवाए ब्रिटिश गवर्नमेंट से। सती बैन करवाई गई। उसके बाद इनकरेजमेंट किया गया विडो रीमैरिज की, अगर कोई औरत विधवा हो जाती थी तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, बट इन्होंने इसको बढ़ावा दिया कि वो आगे दूसरी शादी भी कर सके। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, छोटी छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती थी, उस पर रोक लगवाई गई। और गर्ल चाइल्ड को एजुकेट किया गया। पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, इतना मतलब कि वो नहीं था कि हाँ जी लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, वो पढ़ाते नहीं थे। इसके ऊपर भी काफ़ी एनलाइटमेंट किया गया, प्रकाश डाला गया कि लड़कियों को अभी एक प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए। उसके बाद है बेटा इंडियन नेशनलिज्म। Indian nationalism. The term nationalism basically signifies a great love for one's motherland and desire to liberate it from the foreign rule. नेशनलिज्म वर्ड से ही पता लगता है, हमें समझ में आता है कि किस तरह हमारी अपनी मातृभूमि के लिए हमारा प्यार, एक इच्छा जाहिर करना, अपनी मातृभूमि को विदेशी शक्तियों से आज़ाद कराना, फ्री करवाना, फ्रीडम दिलवाना, इट्स कॉल्ड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की भावना जागृत हुई वेस्टर्न एजुकेशन से। वेस्टर्न एजुकेशन से, इंग्लिश एजुकेशन से उनके अंदर ये आइडियाज़ आए कि कैसे हमें डेमोक्रेसी लेके आनी है, इक्वालिटी, समानता लेके आनी है, लिबर्टी, फ्रीडम और नेशनहुड की भावना जागरूक हुई सब लोगों के अंदर, इंडियंस के अंदर। जो कुछ एजुकेटेड इंडियंस थे वो उभर कर सामने आए और उन्होंने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। So the concept of India as a nation and Indians as a people took shape, उस समय उन्होंने शेप लिया
एंड कल्मिनेटेड इन अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और उसके बाद उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सबने पार्टिसिपेट करना शुरू किया और सबने संघर्ष किया कि जल्द से जल्द हमारे देश को ब्रिटिशर से फ्रीडम मिल जाए। अवर लास्ट चेंज इज़ इकोनॉमिक चेंज। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंज है इकोनॉमिक चेंज। इकोनॉमिक चेंज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक्स वेयर केम अबाउट इन द लैंड रिवेन्यू सिस्टम। सबसे मेन चेंज था लैंड रिवेन्यू सिस्टम लागू कर दिया गया। ब्रिटिशर्स ने पूरे गांव विलेजेस का सर्वे किया, लैंड का सर्वे किया और सबके ऊपर एक लैंड रिवेन्यू हाई रेट पे फिक्स कर दिया गया। बहुत ज़्यादा लोगों को, किसानों को दिक्कत आने लगी, कभी सूखा पड़ता था तो कभी बाढ़ आ जाती थी और इतना हाई रेट जो उन्होंने रिवेन्यू का फिक्स किया था उनके लिए वो भरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया से वो रॉ मटेरियल खरीदते थे जैसे कि स्पाइसेस, कैलिको, मुस्लिन, कॉटन क्लॉथ है, वो इंडिया से रॉ मटेरियल से ले जाते थे और ब्रिटेन में जाके उसके प्रोडक्ट्स बनाकर इंडियन मार्केट में ही, इंडिया का ही रॉ मटेरियल लेके इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट बना के उसको हाई रेट्स पे बेचा जाता था। उसके बाद उन्होंने इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया टू कल्टीवेट ओपियम। ओपियम मीन्स अफीम की खेती करने के लिए उनको फोर्स किया गया, बिकॉज दे हैव टू डू बिजनेस विद चाइना। चाइना के साथ उनका बिजनेस था चाय का, टी का, तो वो इंडिया से ओपियम इंपोर्ट करते थे चाइना, एक्सपोर्ट करते थे चाइना और वहाँ से उसके बदले में वो चाय लेते थे। जब इंडिया पूरी तरह से फुल फ्लैज कॉलोनी बन गई, रॉ मटेरियल्स लिए जाने लगे इंडिया से सारे, जूट, कॉटन, ये सब जो इंग्लैंड की अपनी ब्रिटेन में जो फैक्ट्रीज थी, जो भी फिनिश गुड्स थे उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, इंडिया में लाके उसको बेचने लग गए। सारा रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाते थे और प्रोडक्ट्स बनाकर इंडिया की मार्केट में हाई रेट्स पे बेचने लगे। इससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि जो भारत का पैसा था वो बाहर जा रहा था। अब इंडियंस जो सामान खरीदेंगे वो उसका पैसा इंडिया में तो नहीं रह रहा था ना, इट्स गोइंग टू ब्रिटेन। तो इससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, यही उनका मेन पर्पस था। लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट चेंज जो आया बेटा उसमें ये आया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, मशीनों का युग आ गया। जो ट्रेडिशनल लोग थे जो अपना हाथों से काम करते थे उनका काम एक तरह से मशीनों ने ख़त्म कर दिया। जो लोग हैंडीक्राफ्ट बने हुए सामान को पहले बहुत ज़्यादा प्रेस करते थे बट उन चीज़ों को बनने में समय लगता था, धीरे धीरे उनका क्रेज़ ख़त्म होता गया और जो मशीनों से सामान बनता था उसने ले ली। तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, वीविंग, पॉटरिंग, आयरन स्मेलिंग, ब्रास वर्क, इन सब बिल्कुल ही जो ब्रिटिश ट्रेड था उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी मशीन्स के थ्रू, उन सब ने ट्रेडिशनल जो हमारा इंडस्ट्रीज थी इंडियन का जो मेन था उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और एंड में आके बिल्कुल ही वो ख़त्म हो गई। तो स्टूडेंट्स, इस तरह ब्रिटेन ने हमारे इंडिया में जो स्टार्टिंग थी, एक व्यापारी बनकर आए थे, ट्रेडर्स बनकर आए थे और हमारे इंडिया को